नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। देखिए, इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि y बराबर 5 है और इसके आगे मैंने ये नहीं कहा कि ये एक रैखिक समीकरण एक चर वाला है या फिर ये रैखिक समीकरण दो चर वाला है। तो इस बात से क्या अंतर आएगा? देखिए, इस बात को हमें यहाँ पे समझना है कि अगर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसका क्या आशय है, और अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसका क्या आशय है, और असल में इसके मतलब में क्या अंतर आ जाता है। तो जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए बात कर रहे हैं तो इसका आलेख जब हम बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम एक संख्या रेखा लेंगे, ठीक है। और इस संख्या रेखा का क्या आशय हुआ कि संख्या रेखा का मध्य बिंदु, मूल बिंदु 0 हो जाएगा। इसकी दाईं तरफ हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो सकारात्मक रूप से अपरिमित रूप से बढ़ती चली जाएंगी, और जो हमें बाईं तरफ मिलेंगी वो ऋणात्मक होंगी, नकारात्मक होंगी, और वो भी अपरिमित रूप से बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई संदेह? कोई संदेह नहीं है। कहने का आशय ये है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक चर था तो हमने जो संख्या रेखा ली वो y के लिए ही ले ली। एक तरफ प्लस y है, एक तरफ माइनस y है। और अगर मैंने आपसे कहा कि y बराबर 5 को प्रतिस्थापित करिए, निरूपित करिए, तो आप सिर्फ कहेंगे कि मैम ये तो एक बिंदु है, और मैं भी इस बारे में आपसे बिल्कुल सही राय रखूंगी कि हाँ, ये बात सही है। अब आइए देखते हैं कि अगर हमने इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इस तरह से लिख दिया तो इसका क्या आशय हुआ। तो अगर हम इस वाले दो चर वाले एक दिए गए रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण करना चाह रहे हैं तो हम क्या लेंगे? हम x और y ले लेंगे। और अगर हमने तो यहाँ पे अगर हमने y को मान लीजिए 5 लिया तो x का मान तो 0 है ही। देखिए, x का मान आप कुछ भी लेते जाइए, y का मान जो है वो हट नहीं रहा 5 होने से, ठीक है। मगर यहाँ पे एक कंडीशन ये भी आ रही है कि आप x का मान बदलते जा रहे हैं और y का मान 5 ही रह रहा है। और अगर हम बिंदुओं की बात करें तो हमें क्या मिल रहे हैं? 0,5, 1,5, 2,5, -1,5, फिर 3,5, 4,5। ये सारे ही बिंदु जहां पे y का मान 5 रहता है वो इस रेखा पे होंगे। तो आशय ये हुआ कि अगर आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग किया तो आपको जो बात एक बिंदु से निरूपित हो रही थी, जब आपने उसी समीकरण को दो चर वाले में बदल दिया तो फिर वो बदल गई एक रेखा में। तो मुझे आशा है आप ये अंतर समझ पा रहे होंगे कि जब हम एक चर में बात करते हैं तो आलेखीय निरूपण करने के लिए हम एक संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं, परंतु जब हम दो चर वाली एक रैखिक समीकरण का बात करते हैं तो आलेखीय निरूपण करने के लिए हम कार्तीय पद्धति का प्रयोग करते हैं। कार्तीय पद्धति हम पढ़ चुके हैं। क्या आशय होता है उसका कि x और y हमारे पास इस तरह से दो लंबवत रेखाएं होती हैं जो कि धनात्मक और ऋणात्मक रूप में इस रूप में चलती चली जाती हैं, और यहाँ पे हम x और y के मानों का युग्म जो है वो निरूपित कर सकते हैं। तो हमें अंतर समझ में आ गया है कि अगर हम एक चर की बात करेंगे तो संख्या रेखा लेंगे और दो चर की बात करेंगे तो पूरा
हम एक कार्तीय पद्धति ले लेंगे। तो देखिए जो प्रश्न हमें मिलते हैं वो किस प्रकार के हैं कि समीकरण 2x + 1 बराबर x - 3 को हल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण के दोनों तरफ ही में बीजगणितीय व्यंजक दिए गए हैं और हमें समीकरण को हल करना है। और संख्या रेखा पर हल को निरूपित कीजिए और कार्तीय तल पर भी निरूपित कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले कार्तीय तल एक बना लेते हैं और अब हमें क्या करना है कि हमें इसको हल करना है। तो 2x + 1 बराबर x - 3 को हम कैसे हल करेंगे? x को अकेले करने का प्रयास है, एक तरफ करने का प्रयास है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ से x घटा देते हैं। तो ये x यहाँ पे घट जाएगा और इसलिए हमारे पास कितना आ जाएगा 2x - x यानी कि x + 1 बराबर -3। और फिर क्या करेंगे हम कि -1 कर देते हैं दोनों तरफ और जिस वजह से हमें क्या मिल जाएगा। तो x बराबर -4 का अगर भाग 1 की बात करें कि संख्या रेखा पर हमें निरूपण करना है तो संख्या रेखा लीजिए और संख्या रेखा पर आप मूल बिंदु ले लीजिए। मूल बिंदु की दाईं ओर आप इस तरह से सकारात्मक मान ले लीजिए, नकारात्मक मान ले लीजिए और x बराबर आपको क्या लेना है -4 लेना है। तो वो कौन सी बिंदु हो जाएगी? तो संख्या रेखा पर तो निरूपण इस तरह से हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कार्तीय तल पर निरूपित करने की। तो x बराबर -4, तो x का मान जो है वो -4 रहना चाहिए। y का मान कुछ भी हो, x का मान -4 ही रहना चाहिए। मुझे आशा है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम इन सारी बिंदुओं को जो भी मैं यहाँ पे निरूपित कर रही हूँ, अंकित कर रही हूँ, उसमें x का मान -4 ही रह रहा है। अब देखिए y का मान ऊपर की ओर बढ़ रहा है, नीचे की ओर घट रहा है, परंतु x का मान -4 ही रह रहा है। तो कार्तीय तल पे वो ही एक बिंदु जो कि हमारे पास संख्या रेखा पे एक बिंदु था, वो कार्तीय तल पे क्या हो गया, वो एक इस तरह से हमारे पास रेखा आ गई। और एक और बहुत अच्छी बात है यहाँ पे समझने वाली कि x बराबर a रेखा जो है वो होगी समांतर किसके? y अक्ष के, समांतर है y अक्ष के। और इसी प्रकार अगर आप y बराबर कोई एक स्थिरांक या कोई एक अंक वाली बिंदु ले लेंगे जो कि एक रेखा होगी, जब हम कार्तीय तल पे रखेंगे तो वो आपको रेखा मिलेगी जो समांतर होगी x अक्ष के। पुनः दोहरा दूं मैंने क्या बात कही कि y बराबर b अगर आप कोई रेखा लेंगे तो वो x अक्ष के समांतर होगी और अगर आपने x बराबर a कोई रेखा ली तो वो y अंतर है। बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक और इस बात को समझना कि किस तरह से अगर एक ही बात, वही बात हम कहें कि ये एक चर पद के लिए है तो उसका आशय अलग हो जाता है, और वही बात हम कहें कि वो 2 चर पद के लिए है तो उसका आशय अलग हो जाता है।